16th of October and the day is Sunday, and we are here to discuss the Hindu newspaper. As you all know, we daily discuss current affair portion plus static portion and also vocabulary with the newspaper. So let's start. Here comes the first news from Manipur district. Although the news is not such important, but the state here being asked is very important, that is Manipur. So as you know, we daily discuss one state from India. Today we are discussing about Manipur in very brief. As you can see here, the map of the Manipur, it is a part of 7 sisters. Manipur is a part of 7 sisters. As you can see here, Assam, Arunachal Pradesh, okay, and this state here in the red box, the capital Imphal is Manipur. And from north to south, if you go here from north to south, the first state would be Nagaland, second is Manipur, and the last one is Mizoram. And the one most important thing here is also that the Tropic of Cancer, which goes like this, passes from 2 states of the northeastern. These are Tripura and Mizoram. त्रिपुरा और मिजोरम से ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ठीक है, मणिपुर से नहीं होती है. कई बार ये क्वेश्चन वेरियस एग्जाम से पूछा गया है. सो और ये जो साइड में आप देख रहे हो थांगटा डांस, ये कल्चरल डांस फॉर्म है मणिपुर का, जिसमें मार्शल आर्ट का यूज़ किया जाता है, मार्शल आर्ट का. और इनका जो वेपन होता है वो एक तलवार से किया जाता है. थांगटा डांस फॉर्म कहाँ का है? ये मणिपुर स्टेट का है. मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फॉल है. और मणिपुर के जो सीएम है और जो गवर्नर है, इनका क्या नाम है? सीएम का नाम है एन बीरेन सिंह. इट इज़ एन बीरेन सिंह. एंड द गवर्नर ऑफ मणिपुर इज ला गणेशन. अभी रिसेंटली मणिपुर क्यों न्यूज़ में आया था? यहाँ पे फेस्टिवल है सुमंग लीला फेस्टिवल, ये यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है. और जब देश आज़ाद हुआ था 1947, तब मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट था, ठीक है, प्रिंसली स्टेट था. लेकिन इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत इसको इंडिया में मिलाया गया था. और तब मणिपुर के जो राजा थे उनका नाम था महाराजा बुद्धा चंद्र, ठीक है. और ये आपको याद रखना है, थांगटा डांस इज़ ए फेमस डांस फॉर्म ऑफ मणिपुर. अभी इस पैसेज में कुछ अच्छे हार्ड वर्ड्स थे, वोकैबुलरी थी, इनको भी देख लेते हैं. पहला जो इसमें वोकैबुलरी है वो इंसर्जेंट का मीनिंग क्या होता है? घुसपैठिया, ठीक है. और फिर इसमें जो नेक्स्ट हार्ड वर्ड है दैट सेज गोरी पास्ट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ GORY गोरी? इसका जो मतलब होता है खून से सना हुआ, खून से रंगा हुआ, यानी जो मणिपुर का पास्ट है यहाँ पे वो इट इज़ ए गोरी पास्ट. एंड अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो गोरी का सिनोनिम हो जाएगा ब्लड स्टेन्ड, जो चीज़ खून से रंगी हुई हो. एंड ऑल्सो ब्लडी it can be. And third one is crimson. Next word here is grimaced reminder. What is the meaning of grimaced का मीनिंग होता है भयंकर, ठीक है, भयंकर. and the vocabulary synonyms like very serious. grimaced का जो synonym हो सकता है very serious. एक और हो सकता है stern and dreadful. DREADFUL STERN, stern and very serious. Next word here comes is brandish. BRANDISH. What is the meaning of brandish? Brandish means लहराना. जैसे जब कोई तलवारें लहराते हुए निकलता है या बंदूकें लहराते हुए निकलता है, we see the word brandish. Like here says the extremist brandished freely once. क्या? बुलेट को यहाँ पे लहराने की बात चल रही थी. तो अगर synonyms देखेंगे तो क्या हो जाएगा? wave and shake. इसमें जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है असम से. असम में एलिफेंट्स डेथ हो रही हैं. क्यों हो रही हैं? क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, देखो असम एक नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, अक्सर वहाँ पे फ्लड आता रहता है. और जो कई बार क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं इनके जो वायर्स ऊपर से जाते हैं ना, वो फ्लड के बाद या आंधी तूफान के बाद वो वायर्स ऐसे नीचे लटक जाते हैं, ठीक है. और जब करंट इसमें आता ही है, कहीं ना कहीं से कट चुके होते हैं, तो जब कोई एलिफेंट इधर से पास हो रहा होता है तो वो इसमें चिपक जाता है ना, हाई टेंशन लाइन होती है, तो जिसकी वजह से इनकी डेथ हो रही है. और जो इलेक्ट्रिसिटी से इनकी डेथ होती है, इसको हम इंग्लिश में we use the word electrocussion, right? We use the word ELECTRO cushion. UTION electrocushion. So it says, और ये असम के किस नेशनल पार्क में हुआ था? ये हुआ है देहरिंग पटकई नेशनल पार्क, ठीक है. असम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है जिसमें बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के, बहुत फेमस. एज यू कैन सी हेयर इन द मैप, ये जो मिडिल का ये स्टेट है ना, एकदम 7 सिस्टर्स के बीच का जो स्टेट है मिडिल में एकदम, ये असम है. असम की कैपिटल है दिसपुर. और जब नेशनल पार्क देख रहे हैं तो असम के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में से नंबर 1 इज़ काजीरंगा, जिसमें 1 हॉर्न राइनो पाया जाता है.
and the second one is Manas National Park. Third one is Orang Sanctuary. Fourth one is Dibru Sikhova, and the fifth one is धींग पटकई, जिसके बारे में यहाँ पे बोला गया है, DEHING धींग पटकई नेशनल पार्क। तो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं असम के, काजीरंगा, मानस, ओरैंग ORANG ओरैंग, डिब्रू सिखोवा एंड धींग पटकई। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज यहाँ पे बोल रहा है कि 6 वैराइटीज़ ऑफ नीला कुरंजी, ये एक काइंड ऑफ फ्लावर होते हैं जो पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स में एंड मोस्टली इन द स्टेट ऑफ केरला। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। आप ये देख रहे हो, ये ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं जो इनका खिलने का मौसम होता है अक्टूबर टू नवंबर में। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये केवल 12 साल में एक बार खिलते हैं, ठीक है। द फ्लावर्स ऑफ नीला कुरंजी आर पर्पल ब्लू कलर एंड दे ब्लॉसम्स इन 12 ईयर्स। पर्पल से एक स्टैटिक जी के हैं, जैसे पर्पल रिवॉल्यूशन किस फील्ड से है, पर्पल रिवॉल्यूशन लेवेंडर की खेती से है, ठीक है, लेवेंडर की खेती से है। खैर, नीला कुरंजी फ्लावर्स ये 12 साल में खिलते हैं, ये इनका फोटो है, पर्पल एंड ब्लू कलर, इनकी कोई स्मेल नहीं होती है और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये नीलगिरी हिल्स में पाए जाते हैं, राइट, नीलगिरी हिल्स में पाए जाते हैं, सदर्न टिप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। इसीलिए जो वेस्टर्न घाट की सदर्न टिप है ना, जो नीचे का पोर्शन है केरला का, आप जैसे देखोगे तो इधर ये जो वेस्टर्न घाट्स, इनकी जो नीचे का पोर्शन है उसको क्या कहते हैं, ब्लू माउंटेन्स, इन्हीं फ्लावर्स की वजह से ये हर 12 साल में खिलते हैं। नेक्स्ट ये ऐड छपा है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स रूरल ओलंपिक्स गेम्स 2022, ये कहाँ हो रहे हैं, RJ राजस्थान में। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के। देखो इसमें नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि सेंटर इज़ कंसिडरिंग श्रीलंकाज प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट गौर्स। ये आप नीचे फोटो देख रहे हो इंडियन गौर की। एक गौर क्या है, एक बाइसन है, बाइसन जिसको हम भैंसा भी कहते हैं, इंडियन गौर, और ये एक अच्छी क्वालिटी का बाइसन है। श्रीलंका में ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो जैसे कि अभी हमने नामीबिया से चीता मंगाए थे 8, वैसे ही हम इसको ट्रांसलोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं श्रीलंका में। देखो ये सब क्यों हो रहा है, हम नामीबिया से चीता क्यों मंगा रहे हैं, यहाँ से हम क्यों भेज रहे हैं श्रीलंका या किसी भी दूसरी कंट्री में हम अपने एनिमल्स को क्यों भेज रहे हैं। कई जगह तो बात चल रही है इंडियन के जो शेर हैं उनको भेजने की, हालांकि गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा रखा है अभी। तो ये इट इज़ ए काइंड ऑफ डिप्लोमेसी, ठीक है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में अगर आप देखोगे ना, तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर आप देखोगे तो ये एक डिप्लोमेसी का तरीका होता है, और इसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी राइट नाउ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ और जूलॉजिकल डिप्लोमेसी, ये इसका तरीका होता है। अभी आप साइड में देखो, नेक्स्ट न्यूज़ है US इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम, इट इज़ सेट फॉर द नवंबर 8। इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। ये इंडिया का डेलीगेशन जाएगा, कहाँ पे ये हो रही है मीटिंग, वाशिंगटन। कौन सी मीटिंग हो रही है, US इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम, इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, TPF। it is going to be held in Washington, and Washington is the capital of USA, United States of America. Currency of USA is dollar. What is the name of Central Bank of America? It is called as Federal Reserve. एंड द साइड में हम देखें, इंडिया सीक्स मोर डेटा ऑन गाम्बियन डेथ्स। इंडिया ने कहा है कि भाई जो गाम्बिया में जो बच्चे मरे थे, जिसको WHO ने कहा था कि ये इंडिया की कफ सिरप पीने की वजह से हुआ है, तो इंडिया ने बोला कि आप हमें ज़्यादा डेटा से भेजिए, जैसे कि यूरिन सैंपल्स वगैरह, तभी हम कुछ बता पाएंगे व्हाट वाज द मेजर रीजन बिहाइंड दोज डेथ्स। नेक्स्ट न्यूज़ इज गवर्नमेंट रिजेक्ट्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्टडी, कॉल्स इट अटेम्प्ट टू टार्निश इंडियाज़ इमेज। गवर्नमेंट ने कहा है भाई जो कल ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था वो इंडिया की इमेज को टार्निश का मीनिंग क्या होता है, डाउनग्रेड करना, नीचे करना, ठीक है, नीचा दिखाना या नीचे उठाना, नीचे करना। तो इसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई ये जो है गलत डेटा है। अच्छा, कमाल की बात ये है कि जब आप डूइंग बिजनेस में अच्छा करते हो या कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में अच्छा करते हो, तो आप उस इंडेक्स को सही बताते हो और कहते हो वाह इंडिया कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, और उसके बेसिस पे आप पॉलिटिकल एडवांटेज लेते हो। लेकिन जब किसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक नीचे हो जाती है, बेलो आती है, तो आप कहते हो कि ये तो डेटा ही गलत है। इट्स ओके। फिलहाल ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI में इंडिया की रैंक कितनी थी, कल ये इंडेक्स आया है 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज़। इसमें जो नंबर 1 कंट्री है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज़ बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। अभी जो UP PAT के पेपर्स हो रहे हैं उसमें डेली एक किसी ना किसी शिफ्ट में एक कैपिटल या करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। और लास्ट कंट्री क्या है इसमें, वो है चैड, CHAD, चैड। और ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था पब्लिश करती है, वो है यूरोपियन एजेंसी फॉर वर्ल्ड वाइड कंसर्न, WWC। Next important news is Tamil Nadu and UP have the highest number of UG here means undergraduate medical colleges in the country. तमिलनाडु, और इसमें जो मैक्सिमम कॉलेजेस हैं वो है नंबर 1 पे स्टेट तमिलनाडु, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं। नंबर 2 पे है हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी की कैपिटल लखनऊ, तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई, ठीक है।
अभी एक और इम्पॉर्टेंट थी कि सबसे ज़्यादा भिखारी बेगर्स किस स्टेट में है, तो वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है। और इसमें मेडिकल से रिलेटेड आया है, तो अभी कुछ दिनों पहले ही एक और न्यूज़ थी कि भारत का पहला स्टेट जो मेडिकल एजुकेशन को हिंदी में प्रोवाइड करेगा, हिंदी में प्रोवाइड करेगा। आंसर इज एमपी, मध्य प्रदेश। अभी हम आ जाते हैं वर्ल्ड न्यूज़ पे। यहाँ पे क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने इस पर कुछ फेंक दिया है, तो फेंकने को टोमेटो सूप फेंका है, तो इंग्लिश में इट इज़ कॉल्ड एज पोर, POUR, टू थ्रो समथिंग। And capital of the Saudi Arabia is Riyadh. Who is the crown prince of Saudi Arabia? The pic is this, and his name is Mohammed bin Sultan. In the short, many times we see him like MBS in newspaper. And Tunisia में protesters protest कर रहे हैं। ट्यूनीशिया की कैपिटल क्या है? ट्यूनिस। ठीक है। और ट्यूनीशिया की करेंसी क्या है? दिनार, DINAR। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम तेहरान। तेहरान इज़ द कैपिटल ऑफ ईरान। इन करेंसी ऑफ ईरान इज़ रियाल। सऊदी अरबिया की करेंसी क्या है? रियाल, RIYAL. The currency of Saudi Arabia includes the letter Y, while the currency of Iran includes the letter RI. एंड यूक्रेन भी बहुत न्यूज़ में रह रहा है, तो यूक्रेन की कैपिटल है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन? और यूक्रेन भी बहुत न्यूज़ में रह रहा है आजकल, तो यूक्रेन की कैपिटल है कीव। बट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ द करेंसी ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन की करेंसी है हिरवेनिया, HRYVANIA। हिरवेनिया इज़ द करेंसी ऑफ यूक्रेन। मॉस्को कैपिटल है रशिया की, और रशिया की करेंसी है रूबल, RUBLE। और कल अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने पाकिस्तान को बोला है मोस्ट डेंजरस नेशन। वेल, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अभी हम आ जाते हैं साइंस के पेज पे, और यहाँ पे एक रिसर्च हुई है जिसमें ह्यूमन ब्रेन सेल्स को इंजेक्ट किया गया है, यानी ट्रांसफ़र किया गया है किसमें? न्यूबॉर्न रैट्स पे, यानी जो चूहे के बच्चे जो नए पैदा हुए हैं उनमें हमने ह्यूमन ब्रेन सेल्स को इंजेक्ट किया है। ऐसा क्यों किया गया? ताकि हम डिफरेंट डिसीजेस के बारे में स्टडी कर सकें, क्योंकि अगर हम ह्यूमन के अंदर ही ह्यूमन ब्रेन सेल्स डाल के स्टडी करेंगे, डेट इज़ नॉट अनफेयर अनएथिकल। सो हमने रैट्स पे रिसर्च करते हैं। और स्टेम सेल्स क्या होती हैं? स्टेम सेल्स आर द स्पेशल ह्यूमन सेल्स दैट कैन डेवलप इनटू मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स, फ्रॉम मसल सेल्स टू ब्रेन सेल्स। पूरी बॉडी में स्टेम सेल्स होती हैं जो डिफरेंट सेल्स में ग्रो करती हैं। और एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है स्टेम सेल का? टिश्यू रिजनरेशन में, एक सेल से दूसरी सेल, उससे दूसरी सेल, इससे चौथी सेल, इस टाइप से जो सेल का प्रोलिफरेशन होता है, ग्रो करती हैं, ये स्टेम सेल के कारण होता है टिश्यू रिजनरेशन में। एंड सेकंड वन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टेम सेल्स इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन डिसीजेज, डिफरेंट ब्रेन डिसीजेज लाइक पार्किंसन डिसीज एंड अल्जाइमर डिसीज। अल्जाइमर जिसमें भूलने की बीमारी होती है, ब्रेन से रिलेटेड होती है, इसमें भी स्टेम सेल थेरेपी का यूज़ किया जाता है। अभी जो नेक्स्ट पेज है वो FAQ का पेज है। ये FAQ सिर्फ संडे के ही निकलता है द हिंदू में। इसमें ये बोल रहा है द इश्यूज़ इन कोलिजियम फंक्शनिंग। कल ही मैंने डिस्कस किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम बनता है उसमें कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और कोलिजियम क्या होता है? कोलिजियम इज़ बेसिकली कंप्राइजिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस। अदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं वो कोलिजियम में इंक्लूड होते हैं। सो अभी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो हैं UU ललित, बट जल्दी ही वो किसको अपना अगला चीफ जस्टिस बनाने वाले हैं इंडिया का। तो जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस होने वाले हैं इंडिया के, वो उनका नाम क्या है? जस्टिस DY चंद्रचूड़। ठीक है, DY चंद्रचूड़। कोलिजियम क्या होता है? एज यू कैन सी हियर, द कोलिजियम सिस्टम वन इन विच ए ग्रुप ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेस मेक अपॉइंटमेंट्स टू द हायर जुडिशरी। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, उसके जो चीफ जस्टिस होते हैं या अदर जस्टिस होते हैं वो कोलिजियम सिस्टम से अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है। और हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम कोर्ट जज, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। उसको अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है, बट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन से ही। एंड इन द राइट साइड ऑफ द FAQ पेज वी सी व्हाई डिड बैंक बेल आउट रिसर्च गेट द नोबेल। अभी हमने रिसेंटली देखा था नोबेल का इकोनॉमिक्स प्राइज़ जो मिला है वो 3 लोगों को मिला है। एंड ये 3 लोग कौन से हैं? ये नाम लिखे हैं इनके, बेन S बर्नांके और डगलस W डायमंड and Philip H. Dybvig. You don't need to remember the middle letter. Just remember Ben Bernanke, Douglas Diamond, and Philip Dybvig. In case you want to make a shortcut, it can be like BB, DD, and PD. BB, DD, PD. These 3 got the Nobel Prize for Economics. BB here stands for Ben Bernanke, DD stands for Douglas Diamond, and PD stands for Philip Dybvig. इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो किस फील्ड में मिला है? बर्नांके। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि जो बेन बर्नांके हैं ये US फेडरल रिजर्व, जो अमेरिका की सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत में RBI काम करती है वैसे US में जो है US फेडरल रिजर्व है, इसके ये चीफ रह चुके हैं, हेड रह चुके हैं, ये इनकी पिक्स हैं। और ये तीनों ही अमेरिका USA के ही हैं। ठीक है। और इनको नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में दी? इनको नोबेल मिला है फॉर
रिसर्च इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, जो बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं उस पर रिसर्च करने के लिए और कैसे हम अगले फाइनेंशियल क्राइसिस से बच सकते हैं। देखो जो इकोनॉमी में रिसेशन आया है था सबसे पहले, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसेशन था वो 1930 का था रिसेशन, ठीक है, 1930 का रिसेशन। फिर हमने अगला वर्ल्ड ने रिसेशन देखा सबसे भयानक, वो 2008 के बाद देखा, जिसमें मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़ी बड़ी बैंक्स अमेरिका की, जैसे लहमान ब्रदर हो गई, ये सब ढह गए थे एक ही रात में, इनके स्टॉक्स गिर गए थे, प्रॉपर्टी के रेट्स एकदम डाउन हो गए थे 2008 एंड आफ्टर। अगली जो न्यूज़ है बिजनेस इकोनॉमिक्स से है, वो है टैक्स ऑन द विंड फॉल प्रॉफिट ऑन क्रूड ऑयल। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो विंडफॉल टैक्स होता है उसको इंक्रीज़ कर दिया। अभी विंडफॉल टैक्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है विंडफॉल टैक्स। सो विंडफॉल टैक्स आर डिजाइन टू टैक्स द प्रॉफिट ए कंपनी डिराइव्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल समटाइम अनप्रेसिडेंटेड इवेंट। कहने का मतलब है कि जब कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, इन केस, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया और किसी एक बड़ी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, क्यों प्रॉफिट हो जाए, उस टाइम की मार्केट सिचुएशन की वजह से, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लेना, ठीक है। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, उसके प्रॉफिट का कुछ हिस्से पे टैक्स लगाती है, ठीक है। और ये हमेशा रखिएगा, ये अनप्रेसिडेंटेड इवेंट पे ही होता है, ये इवेंट पहले से तय नहीं होते, अनप्रेसिडेंटेड होते हैं। तो इन टैक्स को हम बोलते हैं विंडफॉल टैक्स, ठीक है। इसमें और कुछ क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट, कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विंडफॉल टैक्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ टैक्स लिवाइड बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द सर्टेन इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज के विरुद्ध लगता है, व्हेन इकोनॉमिक कंडीशंस अलाउ दीज इंडस्ट्रीज टू एक्सपीरियंस अबव एवरेज प्रॉफिट। एकदम सही स्टेटमेंट है कि जब अचानक से कंपनी को एक प्रॉफिट होता है उसके एवरेज प्रॉफिट से ज़्यादा, तो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाती है। ये टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा ही लगाया जाता है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, अलग अदर कंट्रीज लाइक यूके में भी लगता है। सेकंड स्टेटमेंट इज विंडफॉल टैक्सेस आर प्राइमरली लिवाइड ऑन द कंपनीज इन टारगेटेड इंडस्ट्री। बिल्कुल सही है, जैसे हमारे यहाँ ऑयल इंडस्ट्री, डेट हैव बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक विंडफॉल। देखो ऑयल इंडस्ट्री पे टैक्स क्यों लगाया जा रहा है बार बार विंडफॉल, जब रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस हुआ ना, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हुआ है वो है ऑयल इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो उनका जो टैक्स लगाया गया इसलिए उनको विंडफॉल बोला जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, टारगेट इंडस्ट्रीज पे लगता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। और अभी हम आते हैं स्पोर्ट्स पे, और जिसमें कल एशिया कप का मैच हुआ है, जिसमें इंडिया ने श्रीलंका को हराया है, इंडियन वुमेन टीम ने श्रीलंकन वुमेन टीम को हराया है एशिया कप में। क्रिकेट से रिलेटेड ये मैच होता है। सो ये थी आज की इंपॉर्टेंट खबरें, थोड़ा सा लेंदी वीडियो है क्योंकि आज संडे है और बहुत सारी आज के पेपर में न्यूज़ इंपॉर्टेंट भी आती हैं और मुझे स्ट्रैटेजी के भी कवर करनी होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।